हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयश्री चौहान जयश्री अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव मस्तिष्क अर्थात ब्रेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस ब्रेन के टॉपिक में से हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको एक कार्य को देखेंगे, इसकी स्थिति को समझेंगे और इसको चित्र के माध्यम से इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं ब्रेन को चित्र के माध्यम से कि ब्रेन क्या अंदर के स्ट्रक्चर या आंतरिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अब देखते हैं ये ब्रेन ऐसा होता है। इस ब्रेन को ये जो दिखाई दे रहा है वो कैसे कट किया गया है इसको, ये जैसे मैं यहाँ इस साइड से दिखाया गया है ब्रेन कैसा साइड से होता है। ये ऐसा साइड से मतलब इसके दो अनुप्रस्थ टुकड़े करने पर ये ऐसा दिखाई देता है। अब देखते हैं इसके पार्ट। मस्तिष्क कैसा सबसे जटिल संरचना है, हमारे शरीर की सबसे जटिल संरचना मस्तिष्क है। और जो ये मस्तिष्क होता है इसमें क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। पहले इसके भागों के बारे में या कितने भागों में विभाजित किया इसकी बात हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये मस्तिष्क का क्या क्या करता है। ये मस्तिष्क क्या करता है, जो हमारा मानव का जो व्यवहार है, हमारे हम क्या कैसे व्यवहार करते हैं, किससे कैसे बात करनी, इन सबका कंट्रोल किसके पास होता है, इस मस्तिष्क के पास होता है, हमारे ब्रेन के पास होता है। तो इसकी 4-5 बातें हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कार्य क्या करता है, मानव व्यवहार का जो नियंत्रण करता है मस्तिष्क। मानव व्यवहार का हमें किससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, ये मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। और इस मस्तिष्क की क्या क्या क्वालिटी होती है, ये मस्तिष्क क्या करता है, मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। ये जो हम व्यवहार करते हैं ना, हम चलते हैं, किसी से बात करते हैं, इन सबका नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क करता है। और ये हमारे शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। हमें संतुलन, जैसे हम किसी रस्सी पे चल रहे हो या फिर किसी छत पे खड़े हो, हम जो इसे दिख रहे हैं खड़े पोजीशन में, सीधे खड़े पोजीशन में, वो संतुलन कौन करता है, हमारा जो माइंड या मस्तिष्क करता है। और इस मस्तिष्क की एक खासियत और है, क्या करता है ये मस्तिष्क, हमारे शरीर हमारे मतलब माइंड में जितनी भी चीजें होती है वो याद करने की वो रखता है, मतलब याद रखता है ये मस्तिष्क। बचपन से लेकर अभी तक जो भी हमारे जीवन में घटा है या कुछ सुना है, कुछ देखा है, जो भी कुछ हमारे माइंड में है वो सब इसके पास स्टोर रहता है। ये क्या करता है, याद रखने की शक्ति, मतलब स्मरण शक्ति का नियंत्रण करता है। स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति का नियंत्रण करता है। और जो ये ब्रेन होता है हमारा, ये ब्रेन, हम जब इसके वजन की बात करते हैं, हम इसके वजन की बात करते हैं, तो अब ये वजन, ये ब्रेन हमारा दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन होता है जो हमारी बॉडी का कितना परसेंट, 20%, हमारी बॉडी का 20% पार्ट बनाता है। जैसे हमारी बॉडी का वजन माना जैसे 50 किलो है, 50 का 20% निकालो, तो हमारी बॉडी का 20% जो वजन होता है वो किसके पास, ब्रेन के पास होता है। पूरी बॉडी का 20% वजन किसका, ब्रेन का होता है। पूरी बॉडी का 20% वजन ब्रेन के पास होता है। और हमारे इस ब्रेन की एक और खास बात है, ये हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा वसा या फैट, सबसे ज्यादा फैट हमारी किसमें पाई जाती है, माइंड में। सबसे ज्यादा फैट हमारी माइंड में या ब्रेन में पाई जाती है, मतलब ये सबसे ज्यादा फैटी ऑर्गन है, इसमें सबसे ज्यादा वसा होती है, सबसे ज्यादा वसा होती है। वसा क्यों, क्योंकि ये वसा से क्या होता है, मांसपेशियां, इसमें बहुत सारी मांसपेशियां पाई जाती है और मांसपेशियों में क्या, फैट पाई जाती है। तो हमारा ये फैटी ऑर्गन, कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में ये तो कि हमारे मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन क्या होगा, तो हमें लगाना है ह्यूमन ब्रेन। सबसे फैटी ऑर्गन अर्थात वसा सर्वाधिक, फैट सर्वाधिक पाई जाती है, इसमें सर्वाधिक फैट पाई जाती है। और जब इसके वजन की बात करें, वजन, इसका वजन कितना होता है, वेट। अब अगर इस हमारे माइंड को खोलकर किसी में तोले, ऐसे तो तोल नहीं सकते अपन खोल कर, तो क्योंकि फिर इंसान ही क्या बचेगा अगर खोल देंगे तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहले कभी कोई इंसान तो डेथ हुई होगी, उसका वजन को तोला गया था, तो कितना वजन निकला था उसका, लगभग इसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ये तो हुई हमारी ग्राम में मात्रा, पर पेपर वाला इतना सीधा तो है नहीं कि जैसा दिया वैसा पूछ लेगा। आजकल पेपरों में क्या हो गया है कि ये जो इकाई है, ये इकाई किसी दूसरी इकाई में, इसको किलोग्राम में पूछेगा,
तो किलोग्राम में क्या होगा 1.36 से 1.4 किलोग्राम, 40 या 45 लिख लो, 1450 भी हो सकता है या 1400, तो 1.40 किलोग्राम। और यदि पाउंड में पूछे, कभी कभी पाउंड में भी पूछ लेता है, तो पाउंड में भी इकाई हमें याद होनी चाहिए। पाउंड में इकाई होती है 3 पाउंड, इसकी इकाई 3 पाउंड। तो हमें ये तीनों इकाई याद रखनी है। पेपर वाला किसी भी इकाई में पूछ सकता है, हमारे पेपर में किसी भी इकाई में क्वेश्चन आ जाए, तो हमें कहीं पीछे नहीं हटना है और हमें तीनों इकाई याद होनी चाहिए, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो फिर वो भी हमारे लिए आसान है। एक इकाई याद कर लो, उसको कन्वर्ट कर दो। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मानव व्यवहार का हो गया, और इसमें शक्ति नियंत्रण हो गया, 20% इसका वजन हो गया हमारे ब्रेन के, और इसमें फेट क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है, और ये हमारे सभी चीजों का याद करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। और एक आपने देखा होगा, जब हम सोते हैं तो वो सपने आते हैं। वो सपने कैसे आते हैं, वो हमारे ब्रेन के माध्यम से, जो ब्रेन एक हमारे ब्रेन में ऐसा पार्ट होता है जो हमारा ब्रेन जब हम सोते हैं तभी काम करता है, इसको तब काम करता है। जैसे हम सोते हैं तो सपने आते हैं। सपने वो किस चीज के आते हैं, दिन भर में हमने जिस भी चीज को देखा या फिर हमने गहनता से सोच लिया, भले हमने ध्यान नहीं दिया, पर हमारा ब्रेन क्या करता है, उन चीजों को स्टोर कर लेता है। और स्टोर करने के बाद कहाँ देते, जब हम सो जाते हैं हमारा ब्रेन रिलैक्स कर लेता है, तो जब हम जागते हैं ब्रेन, तब तो वो चीजों को याद स्टोर करने का काम करता है, और सपने में क्या करता है, वापस आता है, जिसे हम कहते हैं ना चेतन अचेतन वाली स्थिति आती है ना। चेतन का अर्थात हम जागे हुए हैं जब, वो स्थिति, और अचेतन हम सोए हुए रहते हैं तब। तो सोए हुए रहते हैं तो वो ब्रेन जाग जाता है और क्या करता है, हमें वो चीजें सपने में याद आती है जिनको हमने दिन भर से बहुत गहनता से सोच लिया है। कुछ होता है ना, कभी कभी आपने देखा हो किसी चीज की आपको टेंशन है, कोई तनाव में चल रहा है, तो क्या होगा, उसको रात में उसी चीजों के सपने आने लग जाते हैं। होता है ना, आप सपने में कुछ भी हो सकता है। हमने सोचा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, कहीं घूमने, गोवा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी कोई से विदेश में जा रहे हैं हम घूमने। अब विदेश रियल में हमने देखा तो है नहीं, कब देखा है, टीवियों में देखा है, मूवियों में, मोबाइलों में, इनमें सब में देखा है हमने कि विदेश ऐसा होता है, पर किसे पता विदेश कैसा होता है रियल में। आपने तो जाकर देखा नहीं विदेश कि कैसा होता है। तो क्या होगा, जैसा हमारे माइंड में उसका पिक्चर बनी है मोबाइल के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से, तो क्या होगा, हमें जब रात को सपना आएगा, हमने सोच लिया बहुत ज्यादा विदेश के बारे में कि मैं विदेश जाऊंगा या जाऊंगी, सोच लिया बहुत सारा, तो क्या होगा, हम सपने में भी विदेश से घूम आएंगे। होता है ना, बिना टिकट के घूम आएंगे। तो ये हमारे सपनों का कंट्रोल करता है। हमारे जो ड्रीम आते हैं, ड्रीम का कंट्रोल करता है ये ब्रेन। कंट्रोल, अब ड्रीम का ये कंट्रोल करेगा, ड्रीम का कंट्रोल। अगला देखते हैं, अगला क्या, अगला ये तो हुआ हमारे ड्रीम का कंट्रोल। और ड्रीम किस किस के कितने माइंडों में आता है, मतलब हमारे जो माइंड है उसमें ड्रीम के भी प्रकार होते हैं। मतलब ड्रीम हमारे कौन से माइंड से आता है। माइंड को हमने 3 भागों में देखा, कौन कौन से, एक तो होता है सब कॉन्शियस माइंड, नाम तो सुना होगा आपने, सब कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड। ये जो 3 प्रकार के माइंड, मतलब 3 प्रकार में इनको बांटा गया है सबको। और जो हमारे ड्रीम होता है, वो ड्रीम कौन से इसके माध्यम से आते हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे सोते समय, मतलब हम जब सोते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, उसमें ये अनकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। और ये सबकॉन्शियस जो कॉन्शियस माइंड है, ये दोनों माइंड जब हम जागे हुए होते हैं, जब हम चेतन अवस्था में, अर्थात अभी जो हमारी जागी अवस्था है जब हम, तो काम करता है कौन सा माइंड, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ये दोनों माइंड हमारे काम करते हैं। और जब ड्रीम आते हैं या हम सो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तब हमारा कौन सा माइंड, अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। और ये हम सोने के बाद ड्रीम क्या होता है, ड्रीम भी कैसे आते हैं, दिन भर हमने सोच लिया, दिन भर हमने किसी बात को गहनता से ले लिया, तो ये अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को स्टोर कर लेता है। और फिर जब हम सो जाते हैं, तो ये जब जागता है तो क्या होगा, इसके माइंड में जो चीज होगी वही तो हमें सपने में आएगी ना, क्योंकि हमने उस चीज को गहनता से सोच लिया है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, अगले पॉइंट की, हमारे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या होता है, जो ये न्यूरॉन होता है, जो ये हमारा मस्तिष्क होता है, ये किसका बना होता है, ये न्यूरॉन का बना होता है, अर्थात तंत्रिका कोशिका का बना होता है। इसमें कुछ तो पाया जाएगा ना। ये क्या होता है, एक तो फेट का किसका बना, सबसे पहले तो फेट का पहले देखा था हमने। तो एक तो ये होता है फेट का बना, और एक होता है न्यूरॉन का,
न्यूरॉन का, तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। कितना परसेंट फैट तो इसमें होती है 40%, 60% फैट तो होती है इसमें 60% और न्यूरॉन होता है 40%। इसके बाद देखते हैं न्यूरॉन, ये फैट हो गया 60% और न्यूरॉन, ये जो हमारा माइंड है ये इन दो चीजों से ही मिलकर बना होता है। एक तो फैट से, फैट क्या काम करती है हमारी, इसके जो न्यूरॉन है, जो हमारी माइंड है उसका क्या करते हैं, सुरक्षा, बाहरी आघातों से ये भी हमारी रक्षा करती है। और जो ये न्यूरॉन होते हैं ये क्या काम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में जो जितनी भी सूचनाएं हैं, संवेग है, हम कुछ काम कर रहे हैं, ये सबका जो नियंत्रण होता है ये न्यूरॉन इस सूचनाओं को माइंड तक कौन पहुंचाता है, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो हमारे माइंड तक इन चीजों को, सूचनाओं को पहुंचाती है। जैसे अभी मेरे हाथ में आपको समझाने में दे रहे हैं, या मेरे हाथ में ये पेन है उठाया हुआ, इसकी सूचना माइंड तक जा रही है, तभी तो मेरा माइंड काम कर पा रहा है और मैं आपको समझा पा रही हूँ। हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें स्टोर होती है। हमने बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी चीजें देखी है, लगभग वो चीजें हमें याद रह जाती है। वो कौन से माइंड में, इन तीनों में से अनकॉन्शियस माइंड में, या नहीं इन दोनों माइंड में हो जाती है, तभी तो हमें याद रह पाती है। और जो हमें कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे, जैसे अब आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ मैं कि इन माइंडों के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। अब इस माइंड में देखा, अब माइंड में कभी तो आपने बस में, ट्रेन में यात्रा करी होगी, तो यात्रा के दौरान कभी किसी का चेहरा आपने ध्यान नहीं दिया, कोई भी व्यक्ति है, दूसरा सामने कोई व्यक्ति आपके बैठा है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया कि कौन है, आप जानते भी नहीं उसको, बिल्कुल अनजान है वो आपके लिए, नई, एकदम नई शक्ल का है कोई भी, तो फिर क्या होगा, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। देख लिया आपने एक बार, पर आपने ध्यान नहीं दिया, आप उस ट्रेन में सफर करके आ गए। अगली बार कभी भी आपको वो व्यक्ति दिखेगा तो आप सोचोगे कि कहाँ देखा था मैंने इसको, कहाँ देखा था। तो ये कौन से माइंड ने स्टोर कर लिया है, ये है अनकॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर लिया है। वो जब आपने ट्रेन में एक झलक देखी थी, आपका तो ध्यान नहीं गया, पर जो आपका माइंड है वो सचेत था, अनकॉन्शियस माइंड सचेत था, उसने क्या कर लिया, इस चीज को स्टोर कर लिया माइंड में, उसके फेस को स्टोर कर लिया। फिर जब कभी भी आप उस चीज को दोबारा देखोगे, या उस व्यक्ति से दोबारा कभी भी आपकी नजर मिलेगी, बाई चांस कभी दोबारा ट्रेन में सफर किया या बस में सफर किया, तब आपकी उसमें ध्यान जाएगा, तो आप सोचोगे तो सही कि कहाँ देखा है मैंने इसको, पर बस वही होता है ना कि बस शक्ल याद रही है हमें तो, और नाम पता है कहाँ देखा है ये भूल जाते हैं। कभी कभी तो आपके साथ ऐसी घटना हुई होगी। ये होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ होता है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड। इसके बाद ये फेट का हो गया, न्यूरॉन का, ये हमारे हुए मानव मस्तिष्क के जो हमारे मेन थे वो। और इसके बाद एक और चीज रह गई इसमें, जो हमारा जो माइंड है वो किस पर टिका हुआ होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु होती है, उस पर टिका हुआ रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ये इस चित्र में देख लो आप, ये हमारी जो मेरुरज्जु है ये स्पाइनल कॉर्ड पे टिका हुआ होता है, ये हमारा पूरा मस्तिष्क। अब ये स्पाइनल कॉर्ड पे टिका हुआ रहेगा तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमें रोटेशन का काम करता है। जैसे हम ऐसे खड़े चुपचाप सीधे, तो क्या होगा, हमारे जो ये माइंड, ये गर्दन है, गर्दन पे टिका यहाँ होता है हमारा मेरुरज्जु, तो ये हमें इधर से उधर, ये किस चीज में घूम रहा है, पूरा माइंड एक चीज पे रखा हुआ है, तो ये इधर से उधर घूम रहा है ना। एक बॉल के ऊपर आपने देखा हो, जैसे कोई गोल गैप है उस पर आप कोई चीज रख दो तो वो इधर उधर घूमती है ना, रोटेट करती है ना, ऐसा ही हमारे इसकी संरचना होती है। तो मेरुरज्जु पर ये माइंड हमारा टिका होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे माइंड टिका होता है। और वैसे तो इसको पार्ट में भी ले सकते हैं, पर फिर भी ये एक संरचना होती है। जो ये मेरुरज्जु आगे जाकर किससे जुड़ी होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़ी होती है। तो हमारा पूरा बॉडी का शरीर, जो पूरी बॉडी या माइंड होता है, माइंड वो किस पे टिका होता है, जो हमारा मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी, ये सीधी हमारी बॉडी को सीधा रखती है, तो ये टिका होता है। और इस पर ये घूम रोटेट भी कर सकता है, अर्थात यहाँ पर उपास्थि जैसी या फिर एक खोल जैसी संरचना होता है ना। अब घूमने के लिए क्या चाहिए, एक चीज पे तो गड्ढा होना चाहिए और एक चीज उभरी हुई होनी चाहिए। अब एक चीज उभरी हुई, जैसे आपने ये गड्ढा मान लो और ये उभरी हुई चीज, अब ये इसमें रखा है तो फिट हो गई नहीं है, तो फिर ये घूम सकती है। ऐसे हमारा माइंड इस पर घूमता है। अब बात करते हैं इसके पार्ट की। इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा पूरा माइंड है, इस पर सबसे आवरण की बात कर लेते हैं, बाहरी। ये हमारा जो बाहरी आवरण है, सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, ये हमारी इसकी जो माइंड है उसकी बाहरी आघातों से रक्षा करता है। बाहरी आघातों से, बाहर से चोट से या फिर किसी भी चीज से जो हमारे बाहरी आघात है उससे रक्षा करता है। इसका नाम हमने क्रेनियम दिया। क्या, क्रेनियम।
क्रेनियम भी इसका पूरे बाहर की परत का पूरा नाम है, पर ये परत एक नहीं पाई जाती, ये 3 भागों में पाई जाती है। कौन कौन से? सबसे बाहरी परत ड्यूरामेटर, इसके बाद अरेकेनोइड, इसके बाद पायोमेटर। ये 3 परतें होती है जो हमारी बॉडी या माइंड में बाहर की ओर पाई जाती है, बाहर की ओर पाई जाती है। इसके बाद अब बात करते हैं इसके मस्तिष्क की। ये मैंने जो दिखाया आपको, ये चित्र लिखा हुआ है, ये जैसे मैं इधर से खड़ी हूँ तो ये माइंड मेरा, ये चित्र कैसा हुआ, हमने इसको बीच में से काट के देखो, तब ये माइंड या साइड से ऐसा दिखाई देगा। ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट ऐसा, और ये जो बीच का पार्ट होगा ये मध्य में होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है, साइड से दिखाई नहीं देगा। और ये नीचे वाला पार्ट हमारी जो गर्दन में यहाँ होता है, ये नीचे वाला पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड में जो होती है रीढ़ की हड्डी में, ऐसा ये हमें दिखाई देता है साइड से। ये साइड का चित्र है इसका। इसके बाद हम देखेंगे इसके पार्ट के बारे में, इसको कितने भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क को कितने भागों में। इसको हम ऐसे तो आपको चित्र के माध्यम से भी समझ में देखने में आ रहा है कि हमारे इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो ये ऊपरी पार्ट और एक मध्य का और एक सबसे लास्ट का पार्ट, ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है, पर इसको हम चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि समझना अपने लिए ज्यादा जरूरी है। वैसे तो क्लास में ऐसे चित्र से भी देख सकते हैं, पर उसको आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे ताकि हम इसको डिटेल से एक एक पॉइंट को समझ पाए, कुछ भी हमारा छूटे ना। तो अब इसका मैं एक चार्ट बनाती हूँ। आइए दोस्तों, अब इसको हम चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो चार्ट या फिर हम इंडेक्स के माध्यम से देखेंगे। तो इंडेक्स में यहाँ बना देती हूँ। सबसे पहले ब्रेन, हमारा ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, हमारा ब्रेन यहाँ लिख लेते हैं, ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 3 पार्ट में। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क, और इसके बाद मध्य मस्तिष्क, और इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ये 3 पार्ट होते हैं। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हो, ये अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन। ये अग्र मस्तिष्क, ये हमारे जो यहाँ से लेकर ये ऊपर का पार्ट, हमारे सबसे माइंड जो आपको दिखाई दे रहा है आगे वाला यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये हमारे अग्र मस्तिष्क में आता है। इसके बाद ये जो मध्य मस्तिष्क, जो हमारा ये मध्य का पार्ट है, ये मध्य का पार्ट, ये हमें बाहर से नहीं देख सकते, ये हमारा मध्य में अंदर पाया जाता है, ये हमारा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। इसके बाद हमारा पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क वो होता है जैसे पीछे पाया जाता है ना, वो आपने कभी कभी सुना हो कि छोटा दिमाग होता है ना, छोटा दिमाग किसको बोलते हैं। पहले की क्या होता है, पहले के लोग, जो पुराने लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो इस पश्चिम मस्तिष्क को क्या बोलते थे, छोटा दिमाग जो हमारे पीछे पाया जाता है। ये भी हमारा बहुत कार्य को संपादित करता है। देखेंगे हम इसको एक एक कार्य को। एक बात और, इस मस्तिष्क के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं आपको। एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो मस्तिष्क होता है उसको क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा माइंड होता है सभी कार्य को, और बहुत सारे कार्य होते हैं ना हमारे माइंड की, जितने भी कार्य होते हैं सभी को संतुलन, हमारे माइंड में जो शरीर के जितने भी कार्य होते हैं उनका संतुलन का कार्य करता है। इसलिए इसको क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमें उबासी आएगी। उबासी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे बॉडी क्या होगी, थक जाएगी, क्योंकि माइंड ने काम करना बंद कर दिया। ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या होगा, माइंड काम नहीं करेगा, मतलब कम धीरे धीरे काम करेगा। तो धीरे धीरे काम करेगा तो हमारी बॉडी भी धीरे धीरे काम करेगी, तो हमें क्या होगा, थकान महसूस होगी, तनाव होगा, थकान भी महसूस होगी। तो फिर क्या होगा, हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, पर फिर भी क्या होगा, हमें उबासी आएगी, हमें थकान महसूस होगी, तो उबासी आएगी तो हमें नींद आएगी। हमारा माइंड हमें ये आदेश देता है कि हमें अब नींद ले लेनी चाहिए। तो फिर ये माइंड क्या करेगा, जो हमारा ये चित्र दिखाई दे रहा है वैसा होता है, पर इस माइंड में जो सारी जितने भी आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं इन सबको क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि उबासी किस कारण आती है, तो हमें क्या लगाना है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब इसका मैं यहाँ तो चार्ट बन के एक पॉइंट के रूप में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीजन की अगर माइंड में उबासी किस कारण आती है, क्वेश्चन आ जाता है उबासी का कारण। तो हमें क्या करना है, मस्तिष्क में या माइंड में, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण
ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वापस हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क का, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। अब जो अग्र मस्तिष्क दिखाई देता है, ये हमारा ऊपर का पार्ट जो हमको दिखाई दे रहा है आगे, वो होता है कि कौन कौन सा। अब अग्र मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस, ये सेरेब्रम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ये हमारी माइंड का या पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। जितने भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, जितने भी, उसमें सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? ये हमारा प्रमस्तिष्क का पार्ट होता है। लगभग 60% मान लो, 60% ये हमारे 60% पार्ट बनाता है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसको यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा हुआ प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, और ये दूसरा हुआ थैलेमस, और ये तीसरा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट। अब ये क्या क्या काम करते हैं? सेरेब्रम हमारे शरीर का, ये हमारी ब्रेन का सबसे सर्वाधिक पार्ट, लगभग 2/3, 2/3 भाग बनाता है। जो पूरे ब्रेन का होता है 2/3 भाग बनाता है। और ये क्या करता है? ये हमारा जो सेरेब्रम है, ये हमारी जो IQ बुद्धि होती है, हमारी जो माइंड का जो काम कार्य करता है ना हमारा माइंड, किसमें कितनी बुद्धि है, कितनी IQ है, उन सब का जो रिकॉर्ड होता है या नियंत्रण करते हैं, वो कौन सा ब्रेन करता है? हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है वो करता है। और हमारे जो याद रखने की क्षमता, इन सब का भी ये नियंत्रण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो IQ। कहते हैं ना, किसी के बारे में कभी सुना हो आपने, उसकी IQ लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है? ये जो प्रमस्तिष्क वाला पार्ट है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये बुद्धि के और चतुराई का कार्य करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसके कार्य। ये भाग बनाता है ना, और ये क्या करता है? बुद्धि और IQ, बुद्धि और IQ लेवल, बुद्धि और IQ लेवल का ये जहाँ पे पाया जाता है या फिर नियंत्रण करता है, वो प्रमस्तिष्क में आ जाएगा। इसके बाद जो प्रमस्तिष्क भाग है, ये प्रमस्तिष्क वाला भाग, इसमें संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको। ये कुछ तो उभरी हुई रहती है, कुछ अंदर धसी हुई रहती है। जो उभरी हुई संरचना है उसको तो हम कहते हैं गायरस। इसको तो हम, उभरी हुई संरचना को तो कहते हैं हम गायरस, ईरस आता है ना, गायरस। और जो अंदर धसी हुई संरचना है, मतलब 2 गायरस, एक गायरस और ये दूसरा गायरस, इसके बीच में धसी हुई संरचना है, खाली अवनमन या खाली संरचना है, उसको कहते हैं सल्कस। जो ये अंदर है उसको कहते हैं सल्कस। कभी कभी ये दोनों चीजें किसी में ज्यादा एक्टिव होती है, किसी में कम एक्टिव होती है। ये हमारी किसके निर्धारण करती है? हमारी बुद्धि का निर्धारण करती है। जिस व्यक्ति में गायरस और सल्कस संरचनाएं होती है, वो ज्यादा एक्टिव या फिर ज्यादा एक्टिव या ज्यादा नियंत्रित, मतलब नियंत्रित रहेगी, या फिर ज्यादा संख्या में पाई जाएगी। ऐसा हो सकता है ना, ज्यादा काम करती है। ये दोनों संरचना हमारी ज्यादा कार्य कर रही है, तो उसमें क्या होगा? उसमें बुद्धि भी ज्यादा पाई जाएगी, उसका IQ लेवल भी अधिक होगा। और जिसमें ये दोनों संरचनाएं कम काम करेगी या कार्य कम करती है, तो उसमें क्या होता है? वो मंद बुद्धि होता है। तो मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है? ये दोनों संरचनाएं गायरस और सल्कस जो प्रमस्तिष्क में पाई जाती है, हमारे सेरेब्रम वाले पार्ट में पाई जाती है, उनमें कम कार्य करती है। इसके बाद अगला कार्य थैलेमस या हाइपोथैलेमस। पहले हाइपोथैलेमस को देख लेते हैं। जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है, ये क्या काम करता है? ये हमारी जो भूख प्यास और जो याद रखने की क्षमता है और हमारा तापमान, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हाइपोथैलेमस के अंतर्गत जो हमारी भूख होती है, प्यास, तापमान और हमारे याद रखने की क्षमता का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे भूख में होता है ना, हमें कैसे पता लगता है कि हमें भूख लग रही है? अब हमारे पाचन या फिर हमारी जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया में जो अंग है, भूख कैसे? हमारे पेट खाली हो गया। अब हमारे पेट खाली हो गया तो हमें कैसे पता लगेगा? तो यहाँ से क्या होगा? तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे माइंड तक सूचना जाएगी और माइंड हमें ये बताएगा कि आपको खाना खाना चाहिए। तो फिर हमें भूख प्यास ये सबका पता कहाँ से लगता है? ये सब इनके हाइपोथैलेमस इनसे लगता है। और जो तापमान है, तापमान का नियंत्रण होता है ना, जैसे हमारी बॉडी क्या होती है? टेम्परेचर इसका समान होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा तो होता नहीं है कि सर्दी में हम ठंडे पड़ जाएंगे
और गर्मी में हम गर्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाहर का वातावरण तो चेंज होता रहता है, पर जो हमारी बॉडी के अंदर का वातावरण है ये नियंत्रित बाहर के वातावरण से संतुलन बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है। ये तापमान को हमारे व्यवस्थित रखता है बाहर के वातावरण से, ताकि सुटेबल हो जाए। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? जो हाइपोथैलेमस अंग होता है ये करता है इसको। इसके बाद ये थैलेमस, थैलेमस क्या करता है? हमारे जो थैलेमस होता है, जो हमारे शरीर के जो संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन, सेंसर ऑर्गन, जो हमारे सेंसर ऑर्गन कौन कौन से? वैसे तो हमारे 5 सेंसर ऑर्गन होते हैं, आंख, नाक, जीभ, त्वचा और मुंह, ये सेंसरी ऑर्गन है। पर सेंसरी ऑर्गन से कौन कौन से? 3 सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन से? तो नाक और जीभ और त्वचा। इन सेंसरी ऑर्गन का जो कार्य होता है, जैसे आंख का क्या, कान का क्या कार्य होगा, इसमें कौन कौन से, पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन। एक तो बताया नाक, जीभ और त्वचा। इन सबका जो कार्य का जो नियंत्रण है वो किसके माध्यम से? थैलेमस नामक जो ये हमारे अग्र मस्तिष्क का थैलेमस भाग है वो करता है। नाक का क्या काम है? सूंघना। सूंघने का नियंत्रण कौन करेगा? थैलेमस। सूंघने में कैसे? जैसे हमारे किसी चीज की हमें बहुत जोर से खुशबू, बहुत जोर से या तो गंध आएगी या खुशबू आएगी। जैसे हमारे घर में खाना बन रहा है, बहुत टेस्टी खाना बना रही है मम्मी, तो फिर क्या होगा? हमें खुशबू आएगी ना, वो खुशबू का हमें पता, वो खुशबू का हमें बताएगा कौन? उसकी तंत्रिकाओं के, हमारे जो बॉडी में नाक की कोशिकाएं हैं वो उसकी खुशबू को ले तो रही है, पर हमें बताएगा कौन? हमारा माइंड होता है ना, इन सब चीजों का नियंत्रण करता है। वो हमें बताता है कि रसोई से आप किचन में जाओ और खुशबू, मतलब खुशबू आती है, तभी तो हमारा मन करता है ना कि हम किचन में जाएं, देखें क्या बन रहा है टेस्टी टेस्टी सा। तो इन सब का नियंत्रण थैलेमस करता है। और इसके बाद जीभ, जीभ वैसे तो स्वाद का बताती है, स्वाद का हमारी ये भी सेंसरी ऑर्गन के अंतर्गत आती है। तो जीभ हमें स्वाद के बारे में बताती है। अब स्वाद, जब मीठा स्वाद होगा तो हमारा माइंड काम करेगा, मीठा स्वाद है इसको खाना चाहिए। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन और किसी को तीखा पसंद है। तो ये अलग अलग हिसाब से होता है हमारे माइंड के हिसाब से। अगर हमने सोच लिया है कि मुझे तीखा पसंद है, तो जब आप तीखा खाओगे तो आपके मन में एक होगा कि मैं इसको और खाऊं, क्योंकि जिसको जो पसंद होगा उसकी मात्रा, तो खाने की मात्रा ज्यादा होगी। ये इनका सबका नियंत्रण कौन करेगा? ये जो थैलेमस वाला पार्ट है वो करता है। और जो त्वचा में क्या आएगा? ये हमारी जो प्रतिवर्ती क्रिया आएगी, त्वचा प्रतिवर्ती क्रिया होता है ना हमारे, जिस त्वचा क्या करती है, किसी भी चीज को टच करने पर हमें पता लग जाता है, या गर्म चीज को छूने पर। और हमें जैसे गर्म चीज, हमारे कांटा चुभ गया, मान लो ये कांटा चुभ गया, तो हमारी त्वचा पे तो चुभेगा कांटा, के समय हमारे बॉडी की सबसे भारी परत है वो त्वचा है। अब हमारे कांटा चुभा तो हमने फटाफट हटा लिया ना, तो ये क्या होगा? ये हमारी प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आएगी, इसका जो नियंत्रण होता है हाथ हटाने का, पिन चुभने पर हाथ हटाएंगे ना, इसका नियंत्रण कौन करेगा? इसका नियंत्रण हमारा जो माइंड होगा उसका थैलेमस वाला पार्ट करता है। ये जो थैलेमस इसमें ही पाया जाता है, ये हमारे यहाँ प्रमस्तिष्क वाले, अग्र मस्तिष्क वाले इसमें पाया जाता है, ये थैलेमस वाला पार्ट हमारे सेंसरी ऑर्गन में। प्रतिवर्ती, तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन कहाँ पाया जाता है? मिड ब्रेन मध्य में पाया जाता है, जो वैसे से हमें बाहर से नहीं दिखाई देता है। ये मिड ब्रेन पाया जाता है। अब ये मिड ब्रेन क्या पाया जाता है? 3 सेंसरी ऑर्गन तो यहाँ काम कर लिए, अब बचे हमारे 2 सेंसरी ऑर्गन, आंख और कान। आंख और कान का जो कार्य है उनका नियंत्रण कौन करता है? ये हमारा मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, आंख, ये क्या क्या काम करता है? आंख, और जो हमारा कान होता है वो कान, मतलब जैसे आंख और कान इनका संयुक्त रूप से भी करता है और अलग अलग भी काम करता है। जैसे हमने किसी चीज को देखा तो देखने पर हमारे माइंड ने उस चीज की पिक्चर इसमें मतलब फिट कर ली। कभी बचपन में होता है ना, बच्चों को सिखाते हैं ना, शुरू में होता है ना, बच्चों से बोलते हैं बेटा ये पेन है, तो उसको हम बताएंगे ना कि ये क्या है? पेन। तो उसकी क्या 2 चीजें काम कर रही है उसकी चीज, एक तो उसको देख रही है कि देख रहा है वो बच्चा कि ये पेन ऐसा होता है, और उसको वर्ड भी सुनाई दे रहा है कि इसे क्या बोलते हैं? पेन। तो उसका कान भी सुनने में भी उसका काम कर रहा है, तभी तो सीखेगा ना, इसको हम पेन कहते हैं। तो ये उसके मिड ब्रेन से होता है। तो हमारे ये संयुक्त रूप से भी काम करते हैं, मतलब जैसे दृष्टि और श्रवण रूप से ले सकते हैं। हमारी जो दृष्टि पटल है और श्रवण पटल है दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं। और जैसे बच्चों में एक और बात, हम बच्चे को आवाज लगाते हैं, बच्चे हो या बड़े हो कुछ भी दे लो, हमें ही कोई आवाज लगाएगा,
अगर हमारा कोई नाम पुकारेगा तो हम क्या होगा, हमेशा तो नहीं है ना कि सुन के रह जाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी तो सही कि हमें कौन आवाज लगा रहा है। तो ये सब हमारे ब्रेन का जो नियंत्रण होता है या हमें उसके प्रति एक्टिव करता है, ये कौन सा ब्रेन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन हमारे आंख और कान का नियंत्रण करता है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है। इसके बाद हमारे पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं, ये हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन कहाँ पाया जाता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके नीचे वाले पार्ट में या पीछे पाया जाता है, पीछे वाले पार्ट में पाया जाता है। और हिंड ब्रेन बात करने से पहले मैं एक चीज बताना आपको भूल गई थी। ये जो हमने अग्र मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क पढ़ा था, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं पहले, इसको बाद में पढ़ेंगे। जो अग्र मस्तिष्क होता है ये क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क दो पालियों में बटा होता है। मतलब जैसे हमारा मस्तिष्क ऐसे सामने दिखाई दे रहा है, ये मस्तिष्क हमारे बीच में से, ये यहाँ से दो पालियों में बटा होता है। अब कैसे दिखाऊं, जैसे इसमें यहाँ से देखो, ये दो पाली, ऊपर से तो गोल होता है ना, ऊपर से गोल, ये हमारा मस्तिष्क ये दो पालियों में बटा होता है। इसके बाद ये दो पालियां होती है, दो पालियों के बीच में जो स्पेस होता है ये किसके द्वारा, एक कार्पस कैलोसम नाम का एक जो वसा या फिर कैसे बोल सकते उपास्थि से जुड़ा होता है। जैसे मान लो कोई भी चीज, अब जैसे दो ईंट के रूप में ले लो आप, तो ईंट होती है, इन दोनों को ईंट मान लो। अब ईंट को जोड़ने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, रेत और सीमेंट का जो मिश्रण होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी ना। तो ये भी एक सीमेंट की तरह कार्य करता है। क्या, कार्पस कैलोसम। हमारे जो माइंड है उसका सीमेंट का काम करता है, कार्पस कैलोसम। दो पालियों में ये अग्र मस्तिष्क या हमारा पूरा माइंड है, ये दो पालियों में बटा होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क में दिखाई देगा। अब आपको ऐसे तो कैसे बताऊं, अब लैब में, या तो आप लैब में देख सकते हो इस चीज को, या फिर मोबाइल, आजकल तो चल ही रहा है कि आप मोबाइल में देख सकते हो, या फिर टीवी में। कभी कभी आपने ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी हो तो ब्रेन में क्या होता है, यहाँ बीच में से होता है ना, वो किस कारण होता है, वो दो पालियों के कारण होता है। बीच में से दरार पाई जाती है, वो दरार, ये दरार किस कारण पाई जाती है, ये दो पालियों में बटा होता है, दो पालियों में बटा होता है। एक तो इधर वाली दाएं वाली और एक बाएं वाली पाली। इसके बाद पाई जाती है दाएं मतलब लेफ्ट और राइट वाली। इसके बाद जो ये बीच में भरा होता है, ये किससे जुड़ा होता है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, पालियां होगी तो बिखर जाएगी ना, तो किसी से तो जुड़ी होगी ना, तो किसी से कार्पस कैलोसम से जुड़ी होती है। इसको हम जो माइंड होता है उसका क्या बोलते हैं, सीमेंट बोल सकते हैं एक प्रकार से। ये सीमेंट की तरह कार्य करता है। अब हम वापस आते हैं अपने पश्चिम मस्तिष्क की ओर, हिंड ब्रेन की ओर। हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेब्रम। ये तो यहाँ पे तो पढ़ा था हमने सेरेब्रम और ये सेरेब्रम। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग नाम है। इसको तो बोलते हैं प्रमस्तिष्क सेरेब्रम और ये सेरेब्रम अनुमस्तिष्क। हिंड ब्रेन यहाँ नीचे पाया जाता है। अब पोन्स वेरोलाई, हमारी जो पोन्स वेरोलाई है वो क्या काम करती है, पोन्स वेरोलाई का एक काम होता है, पहले इसके पार्ट को लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसके तीनों पार्ट को देख लेते हैं। पहला पार्ट, इसके नाम तो मैं बार बार तो नहीं लिख रही हूँ, मैंने यहाँ लिख दिए इसके नाम। सबसे फर्स्ट में पोन्स वेरोलाई की बात करेंगे। ये पोन्स वेरोलाई क्या काम करेगी, जो हमारी श्वसन क्रिया है, श्वसन दर है, श्वसन दर की गति, श्वसन की दर की गति का नियंत्रण ये करती है। ये क्या करती है, पोन्स वेरोलाई श्वसन का नियंत्रण करती है, श्वसन दर की गति या श्वसन दर का नियंत्रण करती है, का नियंत्रण, कंट्रोल का काम करती है। और इसके बाद जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये क्या करती है, ये जो हमारी अनैच्छिक पेशियां है, अनैच्छिक पेशियां क्या, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। जैसे कि अनैच्छिक क्रिया क्या, हमारी पलकें झपकाना और हमारी जो हृदय की धड़कन होती है और हमारे छींक आना, खांसना, ये सब किस में आती है, अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। और एक होता है उल्टी करना, ये भी किस में अंतर्गत आएगा, वोमिटिंग। वैसे तो हमारे जैसे कभी किसी होगा ना कि हम किसी सफर में जा रहे हैं, अब वोमिटिंग आ गई तो ऐसा तो है नहीं, हम उसको रोक सकते हैं, अब वो आएगी तो वो अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। अनैच्छिक से मतलब हमारा कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। अब ऐच्छिक क्रिया में जैसे हम चल रहे हैं तो ये हमारी इच्छा से हो रहा है ना, हम चल पा रहे हैं तो हमारी इच्छा से, कि हम क्यों हम चाहते हैं तभी चल पाएंगे। हम नहीं चाहते, अगर हमने सोच लिया कि हमें वहां से नहीं जाना, होता है ना कभी छोटे दो बहन भाई या फिर दो घर में दो भाई हो या दोनों बहनें हो, किसी ने किसी को काम बता दिया, मम्मी ने बोला कि बेटा जहाँ से वो लेकर आओ या वो चीज़ दो मुझे, वो उठा कर दो, तो क्या होगा,
अगर उसकी इच्छा हुई तभी तो वो लेने जाएगा, उस चीज को उठाने चल कर जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारी ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। परंतु अगर मम्मी तो नहीं कहेगी ना कि छींक आएगी, तो छींक तो हमारी अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ये हुआ हमारा अनैच्छिक, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। इसमें सभी अनैच्छिक क्रियाएं आ गई जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है। अब इसमें हृदय की धड़कन को ले लो, या हमारे खांसने, छींकने जैसी क्रियाओं को ले सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हमारी अनुमस्तिष्क या सेरेब्रम की। ये सेरेब्रम क्या काम करता है? ये सेरेब्रम क्या करता है, हमारे शरीर का जो संतुलन होता है, संतुलन का काम करता है। जैसे हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं ना, सीधे खड़े किस कारण, हमारे शरीर का संतुलन है। ऐसा तो है नहीं हम खड़े हो रहे तो इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो ये संतुलन का काम हमारे माइंड से ही तो चल रहा है ना सारा। पूरी हमारी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, कोई सी भी क्रिया सब हमारे माइंड से चलती है, माइंड के बिना कुछ नहीं है। तो इसमें होगा हमारे शरीर का, ये क्या काम करता है, अनुमस्तिष्क पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और ये ऐच्छिक क्रियाओं की बात करें तो ऐच्छिक क्रियाएं भी यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था मिड ब्रेन, ये पूरा माइंड है हमारा, माइंड का जो मिड ब्रेन होता है ये हमारे ऐच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया किसमें, पश्चिम मस्तिष्क में। और जो मिड ब्रेन वो जो काम करता है हमारा, यहाँ लिखा था हमने आंख और कान का नियंत्रण, इसके साथ ही एक और काम इसका लिख लेते हैं हम, ऐच्छिक क्रियाओं का ये भी नियंत्रण करता है। ऐच्छिक नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है। और अनैच्छिक का कौन करेगा, ये हमारा जो मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट है ये हमारे इसका नियंत्रण करता है। अब हमने देखा पूरे माइंड की स्ट्रक्चर। और इसमें एक और बात, हमने सारे पार्ट देख लिए, पर एक ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन से पार्ट में पाई जाती है, ये हमारे अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन है, उसमें पाई जाती है। जो हमारी लटकी हुई संरचना होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे इसमें अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क के जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है उसी के नीचे पाई जाती है, उसी का पार्ट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या होती है, ग्रंथि, ग्रंथि होती है। ये हमारे क्या काम करती है, ग्रंथि हमारी जो वृद्धि होती है, हमारी जो लंबाई होती है उसका नियंत्रण करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको तो हम ग्लैंड में जब ग्लैंड पढ़ेंगे अलग से टॉपिक, उसमें देख लेंगे। तो ये हमारे टॉपिक हुआ आज का मस्तिष्क का टॉपिक। इसमें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, इसके में एक और चीज देख लेते हैं अपन, एक चीज इनकी स्थिति देखना भूल गए। तो ये जो पोन्स मेरुलाe होता है ये यहाँ पाया जाता है, ये मध्य मस्तिष्क के नीचे। इसका जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो इसी के नीचे, जो ये बेलनाकार पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो जो हमारे मस्तिष्क का ये बेलनाकार पार्ट ये होता है। इसके बाद ये आपको ये मशरूम जैसी संरचना दिखाई दे रही है, मशरूम या एक फूल जैसा मान लो, जो सी भी संरचना आपको इसमें दिखाई दे रही है, ये होती है हमारे सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क। ये अलग से मस्तिष्क भी हो सकता है। और जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है उसका तो बोला ही सही। इसके बाद जो मैंने बोला था अभी आपसे, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग हम किसको बोलते हैं, ये अनुमस्तिष्क को भी बोलते हैं। पश्चिम मस्तिष्क अलग है, पर ये अनुमस्तिष्क है, उसको बोलते हैं हम छोटा दिमाग। होता है ना कि अब ये किसी में क्या होता है, किसी में ज़्यादा काम करता है, किसी में कम काम करता है। और एक बात और, हम कभी कभी देखते हैं कि लड़कियों का दिमाग तेज होता है। ये क्या बात सही है या गलत है? इसको हम अगर वजन के अनुसार तोले तो ये बात गलत है, क्योंकि वजन तो क्या होता है, सबका सेम होता है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पे देख लेते हैं, वजन तो मैंने बताया 1350 से 1400 ग्राम, इसके बीच पाया जाता है वजन। कोई भी हो इसके बीच लगभग या तो इनसे मतलब इससे थोड़ा आगे रहेगा या 14 से इस इकाई के बीच में हमारे जो माइंड है उसका वजन या ब्रेन का वजन पाया जाता है। अगर वजन की बात करें तो किसी में थोड़ा कम होता है, इसे किसी में तो 1370 होगा, किसी में इसमें 1390 होगा। तो ये लगभग हो सकता है, पर इसी के बीच पाया जाएगा, ये सेम इसी के बीच पाया जाएगा। इसलिए ब्रेन की वजन की बात आती है तो लगभग सब में इतनी ही वजन पाया जाता है। वजन से हम इसको गलत साबित कर सकते हैं कि सभी मनुष्य में या हर मानव में वजन इसका माइंड का उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग सेम होता है। जैसे एक उम्र के देखे ना, अब आप ऐसे तो कहोगे नहीं कि एक बच्चे के दिमाग को ले लो और एक बड़े वयस्क व्यक्ति का दिमाग ले लो, तो वो तो एक वजन तो होगा नहीं, वो बॉडी के अनुसार होता है। परंतु जो एक उम्र के या एक वजन के इंसानों की बात करें, उम्र की एज की बात करें, जैसे
लगभग 20 साल के जितने भी 20 साल ले लो या 25 ले लो या फिर छोटे बच्चे को ले लो आप, तो 10 साल के कोई बच्चे, अब 10 साल में जितने भी बच्चे होंगे लगभग उनका वजन लगभग कितना होता है, सबका बराबर सा होता है, वही 15-16 किलो लगभग, इतना जितना भी होता हो, मेरे को कंफर्म ध्यान नहीं है कि कितना होता है, तो जितना भी वजन होता है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग लगभग इसके बीच में पाया जाता है। और अगर उसकी माइंड की शार्पनेस की बात करें, तेज दिमाग की बात करें, तो वो जरूर लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़कों में कम होता है। तो शार्पनेस ये शार्पनेस लड़कियों में ज्यादा होती है क्योंकि लड़कियों का दिमाग तेज चलता है। ये धारणा जरूर सही हो सकती है, परंतु ये धारणा कभी भी नहीं है कि लड़कों में दिमाग कि ज्यादा होता है, किसी में ज्यादा, दिमाग तो सब में बराबर होता है, पर उसकी जो शार्पनेस होती है वो ज्यादा होती है। और ये दिमाग ऐसे, ये माइंड ऐसे काम करता है क्योंकि माइंड ऐसी चीज होती है इसको हम जितना ज्यादा काम लेंगे ये उतना ज्यादा शार्प होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें माइंड को काम लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमें आलस आ गए, बैठ गए, आज कुछ नहीं करा, ऐसा नहीं, हमें रोज कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी करते रहना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, हमारा माइंड नए आइडियाज आएंगे, काम करेगा, हमारा माइंड घिसेगा। तो होता है ना, कभी आपने देखा हो, या चाकू की नोक, चाकू पे देख लो आप, चाकू की नोक को जितना घिसोगे वो जितनी तीखी होती जाएगी, तीखी होगी ना, इसी प्रकार हमारा माइंड भी ऐसे ही इस सिद्धांत पर ही काम करता है। उसको जितना घिसोगे, जितना चलाओगे, वो उतना ही शार्प होगा, उतना ही तीखा होगा, हमारा माइंड उतना ही तेज होगा या जल्दी काम करेगा। तो हमें माइंड को चलाते रहना चाहिए। अब इसमें हम कुछ भी क्रिया को ले सकते, जैसे हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में क्या होगा, हमारा काम क्या होता है स्टूडेंट लाइफ का, पढ़ना। तो हम जितना पढ़ेंगे हमें उतना याद रहेगा, और रिवीजन पे रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे हमारा माइंड उतना ही उस चीज को ज्यादा पकड़ करेगा। तो हमें लगातार, अगर हम स्टूडेंट लाइफ में है तो हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमें वो चीजें स्थायी हो सके, और स्थायी होगी तो हमारे माइंड क्या होगा, हम पेपर में अच्छा उसको परफॉर्म कर पाएंगे। ये हुआ हमारे आज के माइंड के बारे में, जितना भी उसके बारे में, टॉपिक में बारे में जितना भी देखा या पेपर में जितना भी पूछा जाता है, लगभग जरूरी चीजें मैंने सारी बता दी है। कुछ एक चीज छूट जाएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सुधार करूंगी या उसको आपको आंसर दूंगी, उसका आंसर जरूर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।